Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran from FEI. This is class 9th Political Science, chapter number 4, Working of Institutions, lecture number 3rd. जैसा कि आप सबको पता है कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमने पिछली वीडियो में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की थी। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में या लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है किसी भी कंट्री में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात की हमने, उसमें हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात की। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव में एक और फंक्शन रह गया था, या जो मेन हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए ज़रूरी है कुछ क्वालिफिकेशंस, तब जाके वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सबसे पहला 35 ईयर से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में कम से कम एक इलेक्शन उसने जीता होना चाहिए। उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो उनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल तक रहता है। उसके बाद वो री इलेक्शन में भी फिर से आ सकता है, दोबारा से वो इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में वो कुछ और जानते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है इंडिया में। जो सारी इंस्टीट्यूशन काम करती है प्रेसिडेंट के अंडर में ही करती है, ताकि जो हार्मनी या फ्रेटर्निटी इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में है वो बनी रहे। प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। तो लोगों के बदले लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको सिंपली एमपीज कहते हैं, और अलग अलग स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जिनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के इनको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये सब प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। इसके अलावा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी गवर्नमेंट में एक्टिविटीज होती है, जो भी काम होता है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। और जो भी लॉज वगैरह बनती है, मेजर पॉलिसी डिसीजन वगैरह बनती है, आप सबको पता ही होगा कि जब लोकसभा में या राज्यसभा में कोई दोनों हाउस में जो बिल पास होती है, उसके बाद फाइनली उसमें प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, तब जाके वो बिल पास होती है, वो लॉ बनती है। इसके अलावा जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को जो हाईएस्ट पोजीशन की जो पोस्ट है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है। इसके अलावा अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा एम्बेसडर्स, या जो दूसरे कमिश्नर्स ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज में एम्बेसडर्स होते हैं उनको भी वही अपॉइंट करता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यूनियन टेरिटरीज का हेड होता है, तो उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। तो उनमें भी प्रेसिडेंट का साइन वगैरह जरूरी होता है। तो प्रेसिडेंट को माना जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट की पावर्स है नॉमिनल पावर्स है। जिस तरह से इंग्लैंड में क्वीन के पावर्स होते हैं, उसी तरह से इंडिया में प्रेसिडेंट के पावर्स है। अगर हम बात करें, जो हेड ऑफ द स्टेट उनको माना जाता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नहीं होता है इंडिया में, बल्कि उनके बदले हेड ऑफ द, हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लिमिटेशंस भी है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में। जैसे कि हम बात करेंगे बिल, जब पार्लियामेंट में पास होती है तो दोनों हाउसेज में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाती है। वो उस बिल को डिले कर सकता है, या कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह या रिकंसिडरेशन वगैरह के लिए उस बिल को वापस भेज सकता है दोनों हाउसेज में। लेकिन अगर वो दोनों हाउसेज पार्लियामेंट दोबारा से पास करे, तब दूसरी बार प्रेसिडेंट उनको नहीं रोक सकता है, उस पर उनको साइन जरूरी करना पड़ता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट चुनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह को, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करता है, तो पहले से ही जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा में मेजॉरिटी ने चुना हुआ होता है कि
हमें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो उसके बाद मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर कभी कभी जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो वहां पे जो लोकसभा में जो गवर्नमेंट बनी होगी वो अलायंस वाली गवर्नमेंट होगी या कोalition वाली गवर्नमेंट होगी, तो उस वक्त मेजॉरिटी का सपोर्ट जिसको मतलब वहां पे होगा तो वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे हम देखें डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ी सी डिफरेंस है। दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कहलाती है, मगर इनमें कुछ डिस्टिंक्शन है। अगर हम बात करें जो जिस कंट्री में सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स एक ही इंसान के हाथ में होते हैं, उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट, उनको हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जिन कंट्रीज में पार्लियामेंट के पास सारे पावर्स हो और वो पार्लियामेंट चूज करती है एक प्राइम मिनिस्टर को, तो उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जांपल है यूएसए। वहां पे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको लोग चूज करते हैं, और वहां पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है। वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 4 साल तक प्रेसिडेंट रहता है। अगर उन 4 सालों में उस प्रेसिडेंट की जो पार्टी है उनकी मेजॉरिटी नहीं भी रही कांग्रेस में, तब भी वो प्रेसिडेंट अपने 4 साल कंप्लीट करेगा। और प्रेसिडेंट के पास वहां पे वीटो पावर भी होता है। वहां पे जो लॉज बनाती है कांग्रेस बनाते हैं, जो वहां का लेजिस्लेचर या वहां का पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, तो वहां पे वो सारे लॉज बनाता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लगा कि मुझे कोई लॉ पसंद नहीं है, तो वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है और उस लॉ को वहां पे खत्म कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकसभा होती है उसमें जो मेजॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है, और जो टॉप लीडर्स होते हैं उस पार्टी के उनको कैबिनेट कहा जाता है। तो ये सारे मिलकर सारे डिसीजंस लेते हैं कंट्री के रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट के ज्यादा पावर्स होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री टुगेदर कॉल्ड जुडिशरी। तो जो भी कोर्ट्स एक कंट्री में होते हैं उन सबको मिला के कहते हैं जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी में सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। तो इन सभी को मिला के बोलते हैं जुडिशरी। जो मेन काम है डिस्प्यूट्स को खत्म करना। तो अगर हम बात करें इंडियन जुडिशरी में हम कह सकते हैं जो लोअर कोर्ट्स है वो लोकल लेवल के मसले मसाइल हल करती है, जो स्टेट कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो स्टेट के मसले मसाइल हल करती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर दो सिटीजन्स के बीच में या नंबर ऑफ सिटीजन्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको हल करती है जुडिशरी। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई मसला हो, कोई डिस्प्यूट हो, दो स्टेट्स के बीच में कोई मसला हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम है यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई मसला हो तो उसको भी सॉल्व करती है जुडिशरी। तो जुडिशरी का अहम रोल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बात करें जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस किन से, जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है उनसे इंडिपेंडेंस जरूरी है जुडिशरी को। इसका मतलब पार्लियामेंट के या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के कंट्रोल में जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन वंस उसने अपॉइंट किया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वंस उन्होंने मतलब इनको अपॉइंट किया उसके बाद वो इनके अंडर में नहीं रहते हैं। तो अगर हम बात करें एक बार अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस वगैरह को एक बार
अपॉइंट किया गया तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं उस पोजीशन से। अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर तकरीबन 2/3 66% वोट उसके खिलाफ आए तब जाके पार्लियामेंट के सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उस जज को रिमूव किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जुडिशरी जो होती है वो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट पे। तो अगर आपको याद हो पिछली बार हमने बात की थी कि जो डिसीजंस वगैरह अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बीपी मंडल की बात की थी। तो उस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि हम एक्शन में लाएंगे या हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जब हुकूमत बनाई उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लाया, फिर पार्लियामेंट में उसको अनाउंस किया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कि फलाना फलाना जो लॉ है वो बनेगा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप था जिसकी एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने वो अब अनाउंस किया पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट पहले से लेजिस्लेचर था, एक इंस्टीट्यूशन वो थी, दूसरा एग्जीक्यूटिव ने उस पर काम किया। उसके बाद वो उन डिपार्टमेंट्स में गई जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स थे, जो कि ऑफिसर्स वगैरह थे, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह ने वो अपने डिपार्टमेंट को एक हम कह सकते हैं जो मेमोरेंडम वगैरह भेजा था। उसके बाद जब लोगों को लगा कि ये लॉ जो है वो पास नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें 27% सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को ये दे रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ओपन मेरिट वालों को। तो उसके बाद लोगों ने उसके खिलाफ केस किया, उस लॉ के खिलाफ। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसका मतलब तीनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के अंडर में, या हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, एक दूसरे के वो पावर्स चेक और बैलेंस करते हैं। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी। फिर उसके बाद जब जुडिशरी ने वहाँ पे जो 11 जजेस का बेंच बैठा, उन्होंने करार दिया कि ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस है ये लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको यही देखना है कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिजर्व करते हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद किसी इंसान ने कोई बात नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसका फैसला फाइनल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।